हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। क्या हाल है भाई? लॉन्ग टाइम नो सी। यार तुम लोग क्यों चले जाते हो यार? काम करो ना, कल से ना यहीं रुक जाया करो, बढ़िया बेंचेस में ही सो जाया करो। अपन यहीं पढ़ेंगे, यहीं रहेंगे साथ में। तुम लोग चले जाते हो, मेरे को अकेला अकेला लगता है ना रे। हाँ सच्ची, मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। क्या सर, फालतू बातें मत करो। अबे सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ यार। तो कहाँ थे हम? डायरेक्टर शुरू कर दिया था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डायरेक्टर्स कितने कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमने कहां रोका था? मैनेजिंग डायरेक्टर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, मैनेजिंग डायरेक्टर डिस्कस कर लिया था। आज क्या देखेंगे अपन? आज अपना होल टाइम डायरेक्टर से शुरू करेंगे अपन। क्या होता है होल टाइम डायरेक्टर भाई? होल टाइम डायरेक्टर यानी जो डायरेक्टर तो है लेकिन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी है। मतलब मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर तो हूं, ये एक्स लिमिटेड है, मैं इस कंपनी में एम्प्लॉय हूं और एम्प्लॉय के साथ साथ डायरेक्टर की पोजीशन भी होल्ड करता हूं। यानी मैं इस कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूं। होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में हूं सर। तो मैं क्या कहलाऊंगा? मैं कहलाऊंगा एक होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, देखो क्या कह रहा है ये। दिस पोस्ट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। होल टाइम डायरेक्टर डिवोट्स हिज होल and full time to the work with company. He can be called an employee director। यानी एक एम्प्लॉय डायरेक्टर भी कहलाया जाता है ये, क्योंकि कंपनी का एम्प्लॉय भी है। क्या कर रहा है? होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है भाई कंपनी के। ठीक है, होल टाइम डायरेक्टर डज नॉट एक्सरसाइज सब्सटेंशियल पावर। हमने हमारे पिछले लेक्चर में एक इंटेंस डिस्कशन किया था किसके ऊपर? सब्सटेंशियल पावर किसके पास होती है? मैनेजिंग डायरेक्टर के पास। तो सब्सटेंशियल पावर जो है वो किसी एक के ही पास होती है, और वो हमने किसको दे रखी है? हमने वो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर को दे रखी है। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास बाय डिफॉल्ट सब्सटेंशियल पावर होती है। तो होल टाइम डायरेक्टर डज नॉट एक्सरसाइज सब्सटेंशियल पावर of management like managing director. The whole time director performs important administration functions. सारे कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस देखता है। अच्छा, एक चीज पता है क्या आपको? एज कंपनी सेक्रेटरी आप एक कंपनी के डायरेक्टर हो तो भी आप क्या कहलाते हो? होल टाइम डायरेक्टर कहलाते हो। अब ना ये होल टाइम डायरेक्टर को और मैनेजर को साथ साथ समझना। इसके बाद मैं एक छोटा सा डायग्राम बनवाऊंगा आप लोगों को, जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई मैनेजिंग डायरेक्टर क्या होता है, होल टाइम डायरेक्टर क्या होता है और मैनेजर क्या होता है। तो देखो, ये मैनेजर वो वाला मैनेजर नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो। ये नॉर्मल मैनेजर नहीं है जैसे हम यूजुअली देखते हैं ना, किसी डिपार्टमेंट का मैनेजर है, किसी जगह को मैनेज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, तो उसको हम मैनेजर बुला रहे हैं। नहीं 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 नहीं, ये मैनेजर वो मैनेजर नहीं है। ये मैनेजर अंडर कंपनीज एक्ट अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 53 में डिफाइन किया गया है। और इस मैनेजर का क्या मतलब होता है? एनी इंडिविजुअल अपॉइंटेड सब्जेक्ट टू सुपरिटेंडेंस कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द बोर्ड। ठीक है, किसके थ्रू अपॉइंट किया गया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। किसके कंट्रोल में अपॉइंट किया गया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंट्रोल में। द मैनेजर लुक्स आफ्टर और इज एक्सपेक्टेड टू मैनेज होल और सब्सटेंशियली होल अफेयर ऑफ द कंपनी। यानी मैनेजर से क्या उम्मीद रखी जाती है? क्या मैनेज करेगा? वो कंपनी के सारे अफेयर्स, होल अफेयर्स, सारे अफेयर्स मैनेज करेगा, या फिर कुछ सब्सटेंशियली होल यानी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कंपनी की, वो
उन मैटर्स में मैनेजमेंट कौन देखेगा? हमारा मैनेजर देखेगा. इट इंक्लूड्स अ डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन who occupies the position of manager or known by any name. यानी समझो, इसके बाद ना एक ट्विस्ट आने वाला है, मैं तुमको बता रहा हूं, इतना प्यारा ट्विस्ट है ना, तुम लोगों के पूरे वायर हिल जाएंगे दिमाग के. द मैनेजर नीड नॉट टू बी अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी. यानी वो डायरेक्टर नहीं भी हुआ ना तो चलता है. कंपनी कैन नॉट हैव मोर देन वन मैनेजर. यानी एक ही मैनेजर होगा भाई, एक से ज्यादा मैनेजर आप नहीं रख सकते. द एक्ट अलाउज ईदर मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर. दिस इज द ट्विस्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट. कोई भी कंपनी, मान लो ये कंपनी है, इसमें एक मैनेजिंग डायरेक्टर है ऑलरेडी. अब इस कंपनी में आप किसी बंदे को एज मैनेजर अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि मैनेजर के पास सब्सटेंशियल पावर्स होती हैं. जैसे हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर के पास सब्सटेंशियल पावर थी, वैसे ही हमारे मैनेजर के पास सब्सटेंशियल पावर होती है. और अगर एक कंपनी में दो लोग सब्सटेंशियल पावर एक्सरसाइज करेंगे तो देयर इज अ चांस कि वो एक दूसरे के बीच में कंफ्लिक्ट करें. यानी हो सकता है कि एक दूसरे से राजी ना हो. इसीलिए अगर किसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर है तो वहां पर मैनेजर नहीं हो सकता, या फिर किसी कंपनी में मैनेजर है तो वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं हो सकता. सम क्लैरिफिकेशन अबाउट साइमल्टेनियस अपॉइंटमेंट, यानी एक साथ अपॉइंटमेंट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजरियल पर्सनल. क्या है ये? इट इज प्रोहिबिटेड टू अपॉइंट बोथ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजर साइमल्टेनियसली. यानी एक ही साथ आप मैनेजर या मैनेजिंग डायरेक्टर को काम करने नहीं लगा सकते. ठीक है. देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन हैविंग होल टाइम डायरेक्टर एंड मैनेजर साइमल्टेनियसली. होल टाइम डायरेक्टर रखना है, नो प्रॉब्लम, रख लीजिए. क्यों? क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर के पास सब्सटेंशियल पावर नहीं होती, अभी देखा हमने. ठीक है. देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन हैविंग मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर साइमल्टेनियसली. होल टाइम डायरेक्टर को भी रख लीजिए, मैनेजिंग डायरेक्टर को भी रख लीजिए, कोई परेशानी नहीं है. देयर इज नो प्रोहिबिशन ऑन हैविंग मोर देन वन मैनेजिंग डायरेक्टर इन द कंपनी. एक मैनेजिंग डायरेक्टर से ज्यादा मैनेजिंग डायरेक्टर भी हुए तो चलेगा. लेकिन हमने देखा कि एक कंपनी में अगर मैनेजर है तो एक से ज्यादा मैनेजर नहीं हो सकते हैं. ठीक है. अब देखो, इसके लिए ना एक छोटा सा डायग्राम बनाओ, समझो. बहुत ऐसा नस नस में उतरवाता हूं तुम्हारा भी. देखो सबसे पहले तो समझो मैनेजर कौन है. मैनेजर मैनेजर अंडर सेक्शन क्या है 253. ठीक है. मैनेजर कौन है भाई? दिखाओ जरा मैनेजर को. हु डज द सेम वर्क एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हु does not who does not have the substantial power, है ना. इसके बाद मैनेजर में और may not be a director. ठीक है सर, आ गया समझ में. अब डायग्राम जो बनवाने वाले थे वो बताओ, डायग्राम क्या है? डायग्राम, हाँ बता रहा हूँ ना, सब्र है कि नहीं है तुम लोगों में? थोड़ा सा सब्र करोगे तो फल अच्छा मिलेगा बेशर्मो. समझो क्या कह रहा है ये.
एक मैनेजर है ना, ये क्या है, एम्प्लॉय है। यहीं अगर ये इसके साथ साथ डायरेक्टर भी है तो ये क्या कहलाया, हमारा होल टाइम डायरेक्टर। ठीक है, अब इस होल टाइम डायरेक्टर में हमने थोड़ी सी सब्सटेंशियल पावर डाल दी तो ये हमारा क्या कहला गया, ये हमारा कहलाया मैनेजिंग डायरेक्टर। बस एज सिंपल एज दैट। ये डायग्राम बना लो और अपने सारे दुखों को हरा दो। यस सर, समझ में आया सर। भाई कंपनी का मैनेजर है, इसको हम एम्प्लॉय कहते हैं। अब इस एम्प्लॉय को हमने डायरेक्टर बना दिया, तो होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में था, इसको डायरेक्टर बना दिया तो ये क्या कहलाया, ये होल टाइम डायरेक्टर कहलाया। और इसी होल टाइम डायरेक्टर को हमने अगर सब्सटेंशियल पावर्स दे दी तो ये बन गया हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर। हम सॉरी, ठीक है, आया समझ में, बढ़े आगे। अब देखो, इसके बाद अपन बात करते हैं हमारे कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। कंपनी सेक्रेटरी क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेक्रेटरी, बहुत जरूरी केएमपी है। केएमपी के हिसाब से देखते हैं, अब की मैनेजरियल पर्सनल के हिसाब से देखते हैं कि एक कंपनी सेक्रेटरी क्या है। हमारे सेक्शन 224 ने डिफाइन किया है कि कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ द कंपनी अंडर द एक्ट। यानी कंपनीज एक्ट के हिसाब से फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए हम एक बंदे को अपॉइंट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कंपनी सेक्रेटरी। पर्सन शुड बी अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इंडिया। आईसीएसआई का मेंबर होना जरूरी है। हमने देखा था एक सीएस होने के लिए आपको आईसीएसआई का मेंबर होना जरूरी है। फॉलोइंग क्लासेस ऑफ द कंपनी मस्ट अपॉइंट अ होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी। यानी ये कंपनीज, इनको आपको अपॉइंट करना जरूरी है एक कंपनी सेक्रेटरी को। ये देखो, ये हमारा आईसीएसआई यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इंडिया, ये क्या करता है, एक कंपनी में आपको कंपनी सेक्रेटरी रखना जरूरी है, क्योंकि इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ डील करना होगा, इसको एम्प्लॉइज के साथ डील करना होगा, इसको शेयर होल्डर्स के साथ डील करना होगा, इसको एक्सटर्नल पार्टीज के साथ डील करना होगा। यानी हमारा कंपनी सेक्रेटरी जो होता है, ही इज a link between the top level and middle level management। भाई मेरा ना, आई थिंक आई शुड चेंज माई सेटअप। मैनेजमेंट एंड ही ऑल्सो डील्स विथ द एक्सटर्नल पार्टीज ऑफ द कंपनी। देखा था ना एक्सटर्नल पार्टीज क्या होती हैं, बैंक इंस्टीट्यूशंस हैं, क्रेडिटर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ये सारी क्या है, एक्सटर्नल पार्टीज हैं। अब देखो, हर कंपनी को, एवरी कंपनी, कौन सी कंपनी, एवरी कंपनी जो लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी क्या होता है, मुक्का मारूंगा अगर नहीं पता बोले तो, ठीक है, एवरी लिस्टेड कंपनी या फिर एवरी कंपनी जिसका शेयर कैपिटल कितना है, शेयर कैपिटल
is not less than 5 CR। यानी जिस भी कंपनी का शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, उसको मैंडेटरीली कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना है। इट इज मैंडेटरी फॉर सच कंपनीज टू अपॉइंट अ कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है, इन कंपनीज को मैंडेटरी है कि ये क्या करें, ये कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करें। भाई द होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड। द बोर्ड डिसाइड द टर्म, कंडीशंस एंड रेम्यूनरेशन ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। यानी कितने टाइम तक रहेगा, क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या क्या उसकी कितनी सैलरी होगी, क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये हमारा बोर्ड डिसाइड करता है। चलो आगे बढ़ते हैं। द होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी कैन नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी। यानी अगर किसी कंपनी के होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में ये कंपनी सेक्रेटरी है तो ये कहीं और काम नहीं कर सकता। भाई एक ही कंपनी में काम कर, ठीक है, क्योंकि काम इतना देंगे हम तेरे को कि तेरी फट जाएगी। क्या शर्ट, गंदी सोच। द होल टाइम सेक्रेटरी कैन बी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विथ द परमिशन ऑफ बोर्ड। भाई अगर बोर्ड ने सोचा कि यार एक काम करते हैं, ये जो सेक्रेटरी है हमारा ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको क्यों ना हम लोग एज अ डायरेक्टर अपॉइंट कर लें। कहां? अपने बोर्ड में। तो बोर्ड इसको डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी। याद करो जब हमने हमारी कंपनी फॉर्म की थी तो प्रमोटर्स ने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उन मेंबर्स का भी नाम लिखा था जो अपॉइंट होने वाले हैं। क्यों? टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस थ्रू आउट द फॉर्मेशन और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। मैनेजमेंट को देखा था हमने, और क्या देखा था? कंपनी सेक्रेटरी भी देखा था कि भाई कंपनी सेक्रेटरी का भी नाम लिखता है प्रमोटर। क्यों? ताकि सारे लीगल कंप्लायंसेस कंपनी के कौन कर पाए? कंपनी सेक्रेटरी कर पाए। द फर्स्ट सेक्रेटरी इज कॉल्ड प्रो टेम सेक्रेटरी। प्रो टेम सेक्रेटरी क्यों बोला गया है? यानी टेम्परेरी टाइम के लिए हमने एक बंदे को एज सेक्रेटरी अपॉइंट किया है। प्रो टेम सेक्रेटरी अपॉइंटेड बाय प्रमोटर्स में और मे नॉट बी अपॉइंटेड एज अ रेगुलर सेक्रेटरी बाय द बोर्ड। यानी बोर्ड ऑफ मीटिंग, जो पहली बोर्ड ऑफ मीटिंग होगी हमारी आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, हो सकता है कि उसमें उस टाइम उसको वहां से सेक्रेटरी की उपाधि से हटा दिया जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि उसको कंटिन्यू फॉलो करने दिया जाए। ठीक है, उसके बाद प्रो टेम सेक्रेटरी हेल्प्स इन फुलफिलिंग डिफरेंट फॉर्मेलिटीज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सेक्रेटरी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरियल पर्सन एंड देयर शेयर होल्डिंग। ये एक रजिस्टर होता है जो मेंटेन किया जाता है। क्यों मेंटेन किया जाता है? ताकि डायरेक्टर और की मैनेजरियल पर्सन की डिटेल्स और उनकी शेयर होल्डिंग्स हम रिकॉर्ड कर सकें। ये सारी चीजें कहां रिकॉर्ड होती हैं? हमारे इस रजिस्टर में रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज भी देखता है, जनरल ड्यूटीज भी देखता है। हमने हमारे सेक्रेटरी चैप्टर में देखा था कि भाई स्टैट्यूटरी ड्यूटीज क्या होती हैं, जनरल ड्यूटीज क्या होती हैं। एक बार और देख लेते हैं भाई क्या क्या स्टैट्यूटरी ड्यूटीज में क्या क्या परफॉर्म करेगा। टू ऑर्गेनाइज एंड बी प्रेजेंट ऑल द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग बोर्ड मीटिंग। सारी बोर्ड मीटिंग एक ना रनिंग चार्ट बनाते हुए चलो। क्या है स्टैट्यूटरी? अरे रे 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 रे, इतनी गलत स्पेलिंग कैसे लिख सकता हूं? स्टैट्यूटरी ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय whom? परफॉर्म्ड बाय अ कंपनी सेक्रेटरी। पहली ड्यूटी क्या है? टू अरेंज
मीटिंग्स इंक्लूडिंग बोर्ड मीटिंग। नहीं लिखूं, लिख देता हूं, तुम्हारे रेफरेंस के लिए। मेरे को क्या लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। बोर्ड मीटिंग इंक्लूडेड। उसके बाद क्या है, अरे हमारा सेकेंड फंक्शन क्या परफॉर्म करता है कि भाई टू मेक मिनट्स ऑफ ऑल मीटिंग्स। लिख लो, ये सब लिख लो भाई, साथ में लिख लो रे, कितना बताऊं तुम लोगों को। टू मेक मिनट्स, मिनट्स क्या होते हैं देखा था मैंने, बताया हूं मैंने। कैसे हो रहे तुम लोग, कुछ याद नहीं रहता कि तुम लोगों को? भाई जो भी बातें हमारी मीटिंग में की जाती हैं, मीटिंग्स में जो भी बातें की जाती हैं वो कौन करता है, वो क्या करता है, वो हमारा कंपनी सेक्रेटरी रिकॉर्ड कर लेता है, अपने पास लिख लेता है कि हाँ हाँ ये चीजें डिस्कस की गई, ये रेजोल्यूशन पास किए गए, ये रेजोल्यूशन फेल हुए, या फिर जो जो चीजें एक्टिविटी परफॉर्म हुई हमारी मीटिंग में, ये सब चीजें कौन लिखता है? सेक्रेटरी लिख लेता है। तो टू मेक मिनट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ द मीटिंग बोल दो, रिकॉर्ड्स ऑफ द मीटिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंडक्टिंग करेस्पॉन्डेंस विथ द शेयर होल्डर ऑन मैटर लाइक इश्यू ऑफ शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा। क्या कर रहा है ये? करेस्पॉन्डेंस कंडक्ट कर रहा है। ये सारे फंक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। क्या अरे करेस्पॉन्डेंस विथ शेयर होल्डर्स, ठीक है। इसके बाद और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है? इशूइंग नोटिस एंड सर्कुलर टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड अदर्स एज गाइडेड बाय द बोर्ड। यानी बोर्ड ने इसको जो भी चीज कंपनी के जो सर्कुलर्स इशू किए हैं, कंपनी के जो नोटिसेस इशू किए हैं, ठीक है, उनको क्या कर रहा है? उनको सर्कुलेट कर रहा है, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने हमारा। अरे भाई साहब, तुम लोग ये सब चार्ट खुद नहीं बना सकते ना, तुम लोगों को सब बिल्कुल हाथ में चाहिए एकदम। बेशर्मो, हंस रहे हो, क्या कर रहा है? तो यार ये ना मेरा सेटअप, कंडक्टिंग करेस्पॉन्डेंस देख लिया, इशूइंग नोटिस एंड सर्कुलर। अब क्या है नेक्स्ट देखो भाई, मेंटेन एंड अपडेट डिफरेंट रजिस्टर्स एंड बुक्स ऑफ द कंपनी लाइक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स एक्सेट्रा। भाई आपको एज अ सेक्रेटरी क्या करना है? बुक्स को मेंटेन करना है, ठीक है। मेंटेन एंड अपडेट डिफरेंट रजिस्टर्स, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट स्टैट्यूटरी ड्यूटी परफॉर्म करता है, वो क्या है? फाइलिंग ऑल नेसेसरी रिटर्न्स विथ रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। जो हम रिटर्न फाइल करते हैं ना, आज कंपनी क्या करती है? कंपनी रिटर्न फाइल करती है ना अपनी एनुअल रिटर्न, फाइलिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो ये हमने स्टैट्यूटरी फंक्शंस देखे। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? जनरल फंक्शंस क्या परफॉर्म करता है भाई? आपके ऑर्गेनाइजेशन के साइज और उसके नेचर पे डिपेंड करता है कि भाई आपके अग्रीमेंट्स जो हैं
बिटवीन सेक्रेटरी एंड द कंपनी क्या क्या होंगे, क्या क्या जनरल फंक्शंस वो परफॉर्म करेगा, ठीक है। टू प्रोवाइड गाइडेंस टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यार मेरे को एक बात बताओ, जो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये जरूरी है क्या कि उनको सारी लीगैलिटीज, सारे कंप्लायंसेस, हो सकता है वो लोग बहुत अच्छे और बहुत ऐसे क्वालिफाइड लोग हों, लेकिन जरूरी है क्या कि सारे डायरेक्टर्स को सारी लीगल कंप्लायंसेस फॉलो करना आता हो, या फिर सारी जो लीगल चीजें हैं जो लीगली करनी है उनको, वो सारी चीजें उनको पता हो? ऑफ कोर्स नॉट, जरूरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्टर्स के लिए हमको कोई क्वालिफिकेशंस नहीं दी कि कौन डायरेक्टर बन सकता है, तो डायरेक्टर कोई भी हो सकता है। तो उस डायरेक्टर को भाई आपको उनकी ड्यूटीज, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड उनकी पावर्स के लिए गाइड करने के लिए जो सबसे एसेंशियल बंदा होता है वो कौन होता है? वो सेक्रेटरी होता है। वो उनको बताता है कि भाई आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज डायरेक्टर्स, आपकी क्या क्या ड्यूटीज हैं एज डायरेक्टर्स, आपके क्या क्या पावर्स हैं एज डायरेक्टर्स, क्योंकि उसको ये सारी चीजों का, ये सारे लीगल टर्म्स का नॉलेज होता है। किसको होता है? सेक्रेटरी को होता है। ठीक है सर, आगे। टू रिप्रेजेंट बिफोर डिफरेंट रेगुलेटर्स एंड अथॉरिटीज विथ डिस्चार्ज ऑफ डिफरेंट ड्यूटीज अंडर द एक्ट। अब देखो हमारे ना रेगुलेटर्स कौन है भाई? एज अ कंपनी मुझे, मेरा रेगुलेटर कौन है? सेबी। सेबी के बारे में देखा है हमने। सेबी कौन है? सेबी इज लाइक अ पुलिस ऑफ स्टॉक मार्केट। तो कंपनीज जो भी लिस्टेड हैं उनके ऊपर कौन रेगुलेशन लाता है? उनको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। सेबी क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये हमारे कंपनीज का रेगुलेटर होता है। उसके अलावा बहुत सारी अथॉरिटीज होती हैं, यानी अगर कोई टेलीकॉम कंपनी है मान लो, तो उसकी अथॉरिटी कौन सी है? ट्राई है। उसके बाद हम एज कंपनी, हमारी अथॉरिटी कौन सी है भाई? आरओसी है। आरओसी एक अथॉरिटी है ना, उसको हम बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हमको उसके साथ पूरी करना पड़ता है ना। तो ये सारी अथॉरिटीज के साथ वो जो उसकी ड्यूटीज हैं वो कैसे निभाता है कि भाई मैंने अपने कंपनी की कंप्लायंसेस कर लिया, किसको फाइल करेगा? आरओसी को कर लिया, करेगा। भाई सेबी ने बोला कि आपके जो कंपनी है उसमें सही से परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं, सही से प्रॉपर वर्क हो रहा है या नहीं, सारे कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये सारी चीजें क्या की? सेबी को बता दी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। तो ये सारी ड्यूटीज कौन डिस्चार्ज कर रहा है? ये सारी ड्यूटीज कौन पूरी कर रहा है? सेक्रेटरी कर रहा है। तो इसकी जनरल ड्यूटीज हैं टू असिस्ट द बोर्ड इन द कंडक्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बोर्ड को असिस्ट करेगा भाई, कंपनी के अफेयर्स जो हैं उनमें ऐसा ऐसा चेंज लाना चाहिए या ऐसा ऐसा परफॉर्म करना चाहिए। तो ये सारी चीजें देखते हैं हम हमारे सेक्रेटरी के साथ। टू असिस्ट एंड एडवाइज द बोर्ड इन एंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। भाई आप देखो डायरेक्टर साहब, हमको ना हमारे कंपनी का जो है गवर्नेंस अच्छा रखना है, हमको हमारे कंपनी का एनवायरनमेंट अच्छा रखना है। तो इसके लिए हम आपको असिस्ट कर रहे हैं, हम आपको एडवाइस कर रहे हैं कि ये चीज ऐसे ऐसे करो, ठीक है। टू परफॉर्म ऑल द ड्यूटीज दैट मे बी असाइंड बाय बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। बोर्ड ने जो भी ड्यूटीज उसको दे रखी हैं टाइम टू टाइम वो उसको फॉलो करेगा। भाई लाइबिलिटीज क्या हो सकती हैं कंपनी सेक्रेटरी की? सिंस द कंपनी सेक्रेटरी इज रिगार्डेड KMP of the company secretary is held liable for several non-compliances and penalties are imposed on him for any default or non-compliance of provision of the act and other laws on the land। भाई साहब कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस करना पड़ता है। कंपनी सेक्रेटरी को बहुत सारे लीगल कंप्लायंसेस करना पड़ता है, और अगर ये लीगल कंप्लायंसेस करने में असक्षम रहता है तो उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज की जा सकती है।
भाई तेरे ऊपर पेनल्टी लग जाएगी अगर तू ये सारे लीगल कंप्लायंसेस सही टाइम पे सही जगह पे ये कंप्लाई नहीं करता है तो। ठीक है, राइट्स ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, क्या क्या राइट्स होते हैं? Rights are given to company secretary by Companies Act, board of directors and stakeholders. Also, some rights are given on him by his service agreement. यानी जब वो आपकी सर्विस में आ रहा था, आपके एम्प्लॉयमेंट में आ रहा था, तो आपने अग्रीमेंट करके उसको कुछ राइट्स दिए थे। क्या क्या राइट्स हैं? राइट्स टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ हिज डिपार्टमेंट। ठीक है, उसके बाद राइट टू बी इंडेमनिफाइड बाय कंपनी इफ एनी लॉस इज सफर्ड बाय द सेक्रेटरी while performing or discharging his duties। क्या समझे? हाँ भाई, उसको ना राइट दिया गया है कंपनी की तरफ से कि कल को अगर उसको कुछ लॉस हो जाता है, उसके ऊपर कोई पर्सनल लायबिलिटी आ जाती है या उसका कोई नुकसान हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा था? अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर रहा था, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था, तो कंपनी विल एंश्योर कि उसका जो नुकसान हुआ है उसको भरा जाए। राइट टू साइन अ डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्स ऑथेंटिकेशन बाय द कंपनी एज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कुछ डॉक्यूमेंट्स में कंपनी सेक्रेटरी के साइन होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, जो अभी हम आगे देखेंगे, सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, उसमें एक कंपनी सेक्रेटरी के साइन होना मैंडेटरी होता है। तो वो क्या है? उसको ऑथराइज किया गया है कि भाई आपका साइन जरूरी है, तो वो एज अ प्रिंसिपल ऑफ अ कंपनी क्या करेगा? वो डॉक्यूमेंट में साइन कर देगा। राइट टू गेट रेम्यूनरेशन, भाई सैलरी किसको नहीं चाहिए यार? सैलरी तो सबको ही चाहिए ना, काम करने के लिए। काम ऐसे ही थोड़ी कर रहा है वो, पैसा चाहिए उसको तभी कर रहा है ना। ठीक है, हमारा रोल क्या है अब कंपनी सेक्रेटरी का? भाई हमको ना गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस चाहिए, इसीलिए सेक्रेटरी को हमने रखा है ताकि वो क्या कर सके? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। देखो आओ कैसे रखता है, देखते हैं। कंपनी सेक्रेटरी प्लेज अ क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। इट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन्ड एज ए थ्री फोल्ड रोल एज फॉलोज। क्या है? सबसे पहले तो हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ऑफिसर है। फिर उसके बाद एज अ कोऑर्डिनेटर, उसको इंटरनल लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है, उसको एक्सटर्नल लोगों के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है। फिर उसके बाद हमारा एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, इसको क्या क्या रोल दिए गए हैं देखते हैं। ठीक है, सेक्रेटरी एज स्टैट्यूटरी ऑफिसर, एज द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ अ कंपनी, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रिक्ट कंप्लायंसेस। यानी जो कंप्लायंसेस उसको करने हैं वो करने ही हैं, स्ट्रिक्टली करने हैं। अगर नहीं करेगा तो हमने देखा उसके ऊपर पेनल्टी आ सकती है। जैसे साइन करना है कोई डॉक्यूमेंट में ऑथेंटिकेशन देने के लिए, या फिर कोई साइन करना है आपके एनुअल रिटर्न में, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट में जो कंपनी का है और जो रजिस्टर ऑफ कंपनी को जाने वाला है, जो हम अपने रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को सबमिट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक स्टैट्यूटरी ड्यूटी परफॉर्म करता है। अगली क्या है? टू मेंटेन डिफरेंट स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स। बहुत सारे स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग का मिनट्स होते हैं भाई। उसके बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स के नाम जिनमें होते हैं। हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर पढ़ा था, रजिस्टर ऑफ मेंबर याद है? यस, याद होना ही चाहिए। डिबेंचर होल्डर्स के रजिस्टर्स होते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारे आपको स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स कहलाते हैं, और इनको मेंटेन करने का काम किसका होता है? हमारे कंपनी सेक्रेटरी का होता है। रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी एंड देयर शेयर होल्डिंग्स। अभी ऊपर देखा था कि भाई रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपीज एंड उनकी शेयर होल्डिंग्स का एक रजिस्टर होता है। ये भी किसको मेंटेन करना होता है? सेक्रेटरी को। एंश्योर नेसेसरी कंप्लायंसेस ऑफ लॉ। एक ही चीज बार बार 50 बार वही भाई। सेक्रेटरी एज कोऑर्डिनेटर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज द सुप्रीम मैनेजरियल अथॉरिटी डिसाइड्स द बोर्ड पॉलिसीज टू बी फॉलोड बाय द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या है?
दे आर द सुप्रीम मैनेजरियल अथॉरिटी, यानी सुप्रीम मैनेजरियल अथॉरिटी मतलब उनके पास सारी कंपनी को मैनेज करने की सुप्रीम अथॉरिटी होती है. दे डिसाइड्स द बोर्ड पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय कंपनी. इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेम ड्यूटी इज विथ सेक्रेटरी. यानी वो जो रूल्स, जो रेगुलेशंस, जो अपने मैनेजमेंट को अच्छे से चलाने के लिए जो पॉलिसीज बनाएंगे, उनको इंप्लीमेंट कौन करवाएगा? उनको इंप्लीमेंट करवाएगा हमारा सेक्रेटरी. सेक्रेटरी इज रिक्वायर्ड टू वर्क एज नेटवर्क बिटवीन बोर्ड एंड अदर एग्जीक्यूटिव्स एट डिफरेंट लेवल. यानी जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको और बोर्ड को बीच में जोड़कर कौन रखता है? एक सेक्रेटरी जोड़कर रखता है. ठीक है, बड़े देखें आगे क्या है. यस सर, बढ़िए ना, हम तो बैठे हैं, तैयार बैठे हैं. हाँ, मेरे को पता है ना, तैयार बैठे हो. सेक्रेटरी इज माउथपीस, स्पोक पर्सन ऑफ द बोर्ड. सेक्रेटरी इज अ कोऑर्डिनेटर इन टू वेज, इंटरनली एंड एक्सटर्नली. बाहर वाले लोगों से भी कम्युनिकेट करता है, अंदर के लोगों से भी कम्युनिकेट करता है. किसके बिहाफ में? कंपनी के बिहाफ में. यानी माउथपीस एंड स्पोक पर्सन, यानी कंपनी का कौन है? रिप्रेजेंटेटिव. एज इंटरनल कोऑर्डिनेटर, secretary's activity involves the board, the managing director, the chairperson on one hand and the executive of different cadres, यानी ट्रेड यूनियन, इसके बाद ऑडिटर्स, उसके बाद क्या है हमारे एक्सटर्नली कैसे कोऑर्डिनेट करता है? भाई एक्सटर्नली कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है ये? सी, केडर, हियर इज स्ट्रक्चर. जो हमारे डिफरेंट एग्जीक्यूटिव बॉडीज के स्ट्रक्चर्स है ना, और कुछ नहीं. देखो, एक्सटर्नल कोऑर्डिनेटर, सेक्रेटरी नीड्स टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी एंड शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, पब्लिक एट लार्ज. बाहर के जो लोग होते हैं, जो हमारे आउटसाइडर्स होते हैं लेकिन कंपनी से जुड़े हुए होते हैं, उनसे कम्युनिकेट कौन करेगा? हमारा सेक्रेटरी करेगा. सेक्रेटरी एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. Secretary as general administrative officer is required to ensure implementation of all the policies. ऊपर देखा, सारी पॉलिसीज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे उनको इंप्लीमेंट कौन करेगा? हमारा सेक्रेटरी करेगा. सुपरविजन, कंट्रोल एंड फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी इज सेक्रेटरीज जॉब. भाई आपको सुपरवाइज करना है, आपको कंट्रोल करना है, आपको सारी फंक्शनिंग्स को देखना है सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में. ठीक है. द पोजिशन ऑफ सेक्रेटरी enables him or her to have an overall view of different aspects of a company's administration and development, develop a strong and efficient organizational setup. जब वो इतने सारे लोगों से डील करता है तो उसके पास ना कंपनी के हर एंगल का एस्पेक्ट होता है कि भाई हाँ, यहां से कंपनी ऐसे दिख रही है, यहां से कंपनी ऐसे दिख रही है, यहां से थोड़ी वीक है, इस पे काम करना चाहिए, यहां पे हमारे रिलेशंस थोड़े खराब हैं, इस पे हमको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, यहां पे हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे हैं यार, इसको मेंटेन रखना है और इनके साथ बिजनेस ऐसे ही करना. तो ये सारे क्या है? ये सारे एस्पेक्ट्स देखता है कंपनी सेक्रेटरी. ठीक है, बर्ड आई व्यू होता है उसका. Secretary contributes in administration of the company whereby recruitment, training, remuneration, promotion, etc. of staff members is included. क्या क्या देखता है? रिक्रूटमेंट देखता है, जो नए एम्प्लॉइज आए हैं उनकी ट्रेनिंग देखता है, भाई रेम्यूनरेशन देखता है, उन लोगों की सैलरी देखता है, उनका प्रमोशन देखता है. किसका? स्टाफ मेंबर्स का. बेबीज, कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट एंड इन प्रैक्टिस. भाई हमने हमारे कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट की बात कर ली, जो कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में. एक बार सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस देख लेते हैं क्या होता है. मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट इज इन प्रैक्टिस व्हेन इंडिविजुअली और इन पार्टनरशिप विथ वन और मोर मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट एंगेज हिमसेल्फ और हरसेल्फ. यानी
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का कोई मेंबर या फिर एक से ज्यादा मेंबर्स मिलकर काम कर रहे हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंपनी में जॉब नहीं कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हमारा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। अब देखो, इन प्रैक्टिस ऑफ प्रमोशन in practice of profession of company secretary offers to perform service in relation to promotion, formation, incorporation and amalgamation, reconstruction, reorganization of the company। ये सारे एक चीजें हैं भाई। आपको अपने कंपनी का प्रमोशन करना है। हमने देखा था प्रमोशन क्या होता है, जब डायरेक्टर अपनी कंपनी फॉर्म कर रहा होता है तो उसका पहला स्टेज हमने देखा था, क्या होता है, प्रमोशन। तो आपको प्रमोशन करना है तो प्रमोशन में सीएस हेल्प कर देगा, आपके फॉर्मेशन में आपकी हेल्प कर देगा, आपके इनकॉर्पोरेशन के टाइम आपकी हेल्प करेगा, ठीक है, अमालगमेशन में आपकी हेल्प करेगा। यानी एक कंपनी और दूसरी कंपनी मिल रही हैं, अमालगमेट हो रही हैं, तो इसमें आपकी हेल्प कर देगा। रिकंस्ट्रक्शन करना है आपको, आपका स्ट्रक्चर चेंज करना है पूरा, इसमें आपकी हेल्प कर देगा। आपके लीगली जितनी हेल्प हो सकती है कौन कर देगा, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, ये सारी चीजों में हमारा सीएस, प्रैक्टिसिंग सीएस हेल्प कर सकता है। ऑफर सर्विसेज इन द एरिया ऑफ फाइलिंग, रजिस्टरिंग, प्रेजेंटिंग एंड वेरीफाइंग डॉक्यूमेंट्स लाइक फॉर्म्स, एप्लीकेशन एंड रिटर्न बाय एंड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। ये सारी चीजें हम देख चुके हैं जो एक कंपनी सेक्रेटरी अपनी कंपनी के लिए परफॉर्म करता है। अगर किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करके हम ये सारे काम करवा सकते हैं। भाई शेयर ट्रांसफर एजेंट है, ट्रांसफर के टाइम जो भी नेसेसरी प्रोसीजर्स होती हैं किसी क्लाइंट के लिए, वो एक पीसीएस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है भाई। एक स्टॉक ब्रोकर की तरह परफॉर्म कर सकता है, एक इशू हाउस की तरह कर सकता है। इशू हाउस क्या होता है, इट इज बेसिकली, इशू हाउस क्या है, इशू हाउस समझो, इशू हाउस क्या है, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इसको ऐसे लिखो, इट इज अ फाइनेंशियल, it is a financial organization that makes a company's bond या फिर shares etc available for sale। तो ये क्या करता है, ये इन हाउस फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। यानी आपको अगर किसी कंपनी के बॉन्ड्स या शेयर चाहिए तो ये आपको अवेलेबल करवा के देता है, और सेक्रेटरियल ऑडिट करता है और कंसल्टिंग करता है। कौन करता है ये सारी चीजें, हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पीसीएस की बात कर रहे हैं। अब हम आ गए हैं हमारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में। भाई याद करो वो बचपन के दिन जब सेक्रेटरी पढ़ा था और बताया था, उसमें मैंने आपको कि भाई सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है वो हमारे आने वाले चैप्टर्स में आएगा। 6th चैप्टर में हम बात करेंगे इस बारे में। आज वो घड़ी आ गई है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हम देखें कि क्या होते हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, Secretarial standards are formulated by Institute of Company Secretary India, ICSI ने बनाया है। किसने अप्रूव किया है, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। किसके थ्रू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यानी बनाया किसने है, एसएस को बनाया है आईसीएसआई ने, और इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। किसके थ्रू, एमसीए के थ्रू, ठीक है। अब देखो
कंपनीज एक्ट 2013 मेक्स कंप्लायंसेस विथ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 1 and 2 मैंडेटरी। अब ये 1 and 2 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो है ना, ये हर कंपनी को मैंडेटरी है, करना ही पड़ेगा फॉलो। द सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड टू स्टैंडर्डाइज डिफरेंट प्रैक्टिसेस। यानी देखो ना यार, हम लोगों को देखो बेसिकली क्या होता है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंपनीज हैं, बहुत सारी अलग अलग टाइप की कंपनीज अलग अलग तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो ये तो बहुत वेग हो जाएगा, हमको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी कंपनी कैसे फंक्शंस फॉलो कर रही है, कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रही है। तो इस वेगनेस को, इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आईसीएसआई ने ये स्टैंडर्ड्स जो हैं, हमारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये इंट्रोड्यूस किए कि भाई आपको अपनी कंपनी को कैसे परफॉर्म करना है। आपका ये एक स्टैंडर्ड है कि आपको इस स्टैंडर्ड में रहकर अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को परफॉर्म करना है। अब देखो, हम लोग स्कूल जाते हैं तो हमारे स्कूल की ड्रेसेस होती है ना, वो यूनिफॉर्मिटी के लिए होती हैं। क्यों होती है हमारी यूनिफॉर्म? कि दैट इज टू नो कि हम किस स्कूल से हैं। तो वैसे ही यहां पे भी एक स्टैंडर्डाइजेशन लाया गया थ्रू दिस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स। देखो, नीड एंड इंपैक्ट ऑफ दिस अडॉप्शन ऑफ दिस सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, कंपनीज फॉलो डाइवर्स प्रैक्टिस, यानी बहुत अलग अलग तरीके की प्रैक्टिस बेस्ड ऑन डिफरिंग बिजनेसेस, ठीक है, कल्चर्स, वेरिड यूसेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अलग अलग तरीकों से कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, अलग अलग कल्चर हैं कंपनीज के। तो ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स क्या एम करते हैं? ये एम करते हैं टू अचीव इंटेग्रिटी, हार्मनी एंड स्टैंडर्डाइजिंग। कि भाई आपकी जो फर्म है वो एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर स्टैंडर्ड से, प्रॉपर आपके इस स्ट्रक्चर में काम करना चाहिए, ठीक है। आपकी कंपनी में हार्मनी होनी चाहिए, यानी आपसी भाईचारा होना चाहिए, ठीक है, और आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए आपके फाइन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, ठीक है भाई। इट लीड्स टू प्रोवाइड बेटर मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंसेस ऑफ लॉ, स्ट्रेंथनिंग द प्रोसेस ऑफ बोर्ड एंड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स। अब इस चीज की देखरेख करने के लिए हमारे आईसीएसआई ने ना एक बोर्ड बनाया जिसका नाम था सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड। था क्या, है, अभी भी है। कब बनाया था? 2000 में। ये किस किस को मिलकर बनाया गया था, मतलब इसके मेंबर्स कौन होते हैं इस बोर्ड के? तो वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी आईसीएआई, भाई इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट, ठीक है, डिफरेंट इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लाइक एसोचैम, सीआईआई, एफआईसीसीआई। ये सारे नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखो ये सारी बॉडीज किसके अंदर आती हैं? हमारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड के अंदर आती हैं। और ये क्या करती हैं? इस चीज को रन करती हैं, ये मेक श्योर करती हैं, ये इंश्योर करती हैं कि हमारे क्या सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स सही से हमारी कंपनी में फॉलो हो रहे हैं। तो हमारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड की प्रोसीजर को एलैबोरेट करा है, यहाँ पे एलैबोरेट किया है, यानी ऐसा इन डिटेल बताया गया है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड इज टू बी रिव्यूड बाय एसएसबी, यानी हमारी जो बोर्ड हमने बनाई थी सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड बोर्ड, ये हर साल या फिर कोई अगर हमारे लॉ में सिग्निफिकेंट चेंज आया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया, तो ये इसको रिव्यू करती है। कब करती है? हर साल, या फिर जब हमारे लॉ में कोई सिग्निफिकेंट चेंज आया, विच एवर इज अर्लियर। यानी मान लो आज के दिन मेरा आज के दिन मेरा क्या हुआ था? रिव्यू हुआ था। किसके थ्रू हुआ था? एसएसबी के थ्रू हुआ था। तो अब कब होगा? अगले साल होगा, या फिर तब होगा जब मेरा कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। अगर पहले कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ गया तो फिर पहले एसएसबी रिव्यू कर लेगी, नहीं तो एक साल बाद तो करना ही है उसको। अब देखो क्या क्या स्कोप है, क्या क्या हमारे जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या क्या कहते हैं। S1 है, S2, S3, S4, S10, ठीक है।
हमारा S1 क्या कहता है? हमारा S1 कहता है मीटिंग ऑफ द बोर्ड के बारे में। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये जो चीज है ना, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी, एक ही डायरेक्टर है, क्या जरूरत है मीटिंग करने की? मीटिंग करके किससे बात करेगा, ठीक है। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स ऑन जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग कैसे होंगी इसके बारे में स्टैंडर्ड्स बताए हैं। ये वाला जो है ना, ये भी ओपीसी को एप्लीकेबल नहीं है, साथ साथ और उन कंपनीज को नहीं है जो जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भाई हमारा थर्ड S3 क्या कहता है? डिविडेंड के बारे में कहता है कि डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, या डिविडेंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पॉलिसीज हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहां पे मेंशन्ड है? हमारे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड 3 में। रजिस्टर्स एंड रिकॉर्ड्स S4। भाई मिनट्स के बारे में जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो S5 में है। ट्रांसमिशन देखा था हमने, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन जो होता है उससे रिलेटेड जो भी आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो कहाँ पे हैं? S6 में है। उसके बाद हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के जो भी स्टैंडर्ड्स हैं वो S7 में है। S8 में अफिक्सिंग ऑफ कॉमन सील, याद है कंपनी अपनी कॉमन सील अफिक्स करती है, उसके साथ साथ 2 डायरेक्टर्स और एक सेक्रेटरी का साइन लगता है। तो ये स्टैंडर्ड कहां से आया? ये हमारा S8 बताता है, ठीक है। उसके बाद फॉर फीचर ऑफ शेयर, कंपनी जब शेयर जब्त कर लेती है, क्यों? क्योंकि सामने वाले ने पूरा पैसा नहीं दिया, तो इसका स्टैंडर्ड कहां है? हमारे S9 में है। उसके बाद हमारी बोर्ड रिपोर्ट कैसे तैयार करना है, किसको सबमिट करना है, इसका स्टैंडर्ड कहां है? S10 में, ठीक है। ये हमने देखा कि भाई S1 S2 ओपीसी में एप्लीकेबल नहीं है, और S2 जो है उन कंपनीज के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है जिनको गवर्नमेंट ने बताया कि इन कंपनीज को ये वाला चीज एप्लीकेबल नहीं होगी। अब देखते हैं हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट क्या होता है, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट भी पढ़ने वाले थे हम। दिस इज एन ऑडिट विच चेक्स द कंप्लायंस ऑफ वेरियस लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग कंपनीज एक्ट एंड अदर कॉर्पोरेट इकोनॉमिक लॉज एप्लीकेबल टू द कंपनी। भाई हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट क्या कर रहा है? एक क्लैरिटी दे रहा है कि भाई आपको क्या क्या कंप्लायंसेस करना है, आपको देखना है कि कंपनीज एक्ट के अंदर जो भी कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं, कौन कौन सी कंपनी को क्या क्या लॉज एप्लीकेबल हैं, ये सारी चीजें कौन बताता है? ये हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट बताता है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? इट इज अ मैकेनिज्म, यानी मेथड, इट इज अ मेथड टू मॉनिटर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। एक कंप्लायंस करने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है, तो ये इसकी मेथड बताता है, ठीक है। इट एम्स एट डिटेक्टिंग एरर मिस्टेक इन कंप्लायंस मैकेनिज्म। जो भी हमारे कंप्लायंस में जो भी मिस्टेक्स होंगी, जो एरर्स होंगे, ये उनको डिटेक्ट करने के लिए एम करता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द कंपनी फ्रॉम द रिस्क एंड लॉसेस ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस। भाई नॉन कंप्लायंसेस करने से हमने ये सेक्रेटरियल ऑडिट क्यों लाया गया था? ऑडिट क्या है? ऑडिट इज टू चेक, यानी हमने जो भी कंप्लायंसेस किया ये चेक किए गए, और अगर ये कंप्लायंसेस गलत होते तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी बैठती, लेकिन हमने इस पेनल्टी को बचा लिया। कैसे बचा लिया? हमने अपना सेक्रेटरियल ऑडिट कर दिया, ठीक है। इट गिव कॉन्फिडेंस टू रेगुलेटर, मैनेजमेंट, स्टेक होल्डर्स दैट कंपनी इज फॉलोइंग अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच ऑफ इवेल्युएशन एंड इंप्रूव इफेक्टिवनेस, रिस्क मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड गवर्नेंस। भाई साहब आपके स्टेक होल्डर्स, आपका मैनेजमेंट, आपके रेगुलेटर्स खुश रहेंगे। क्यों खुश रहेंगे? क्योंकि आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, आपकी कंपनी का जो रिस्क मैनेजमेंट है, आपकी कंपनी का जो कंट्रोल है, आपकी कंपनी का जो गवर्नेंस है, ये क्या है? ये प्रॉपरली इवेल्युएट किया हुआ है, आपका डिसिप्लिन्ड अप्रोच है। क्यों है? क्योंकि आप सेक्रेटरियल ऑडिट को फॉलो कर रहे हैं। आप अपने कंपनी में सेक्रेटरियल ऑडिट को
बहुत महत्व देते हैं कि भाई हमने अपना सेक्रेटरियल ऑडिट किया हुआ है, हमने प्रॉपर चेक किया हुआ है, हमने हमारे कंप्लायंसेस सही तरीके से किए हुए हैं। ये कैसे पता चला हमको? ये हमको तब पता चला जब हमने हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट किया। एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्रेटरियल ऑडिट हर लिस्टेड कंपनी को करना है, हर पब्लिक कंपनी को करना है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। हर पब्लिक को करना है जिसका टर्नओवर क्या है, 200 करोड़ या उससे ज्यादा है। और हर प्राइवेट कंपनी को करना है जो क्या है, सब्सिडरी है, किसकी, पब्लिक कंपनी की। देखो इसका चार्ट बनाओ। सेक्रेटरियल ऑडिट किस किस को करना है भाई, हर लिस्टेड कंपनी को तो करना ही है। फिर उसके बाद हर पब्लिक कंपनी को करना है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है, 50 करोड़ और मोर, या फिर जिसका टर्नओवर कितना है, 250 करोड़ और मोर। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, हर उस प्राइवेट कंपनी को करना है जो कि सब्सिडायरी है किसकी, किसी पब्लिक कंपनी की। यानी ये पब्लिक कंपनी जो है, इस पब्लिक कंपनी ने इस पब्लिक कंपनी इस प्राइवेट कंपनी इस पब्लिक कंपनी ने इस प्राइवेट कंपनी में 51% शेयर्स होल्ड कर रखे हैं। तो ये प्राइवेट कंपनी क्या कहलाई, इस पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी कहलाई। और इसको भी स्टैट्यूटरी ऑडिट करना, सेक्रेटरी ऑडिट करना कंपलसरी है, एप्लीकेबल है। ठीक है, ओनली मेंबर्स ऑफ आईसीएसआई होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैन कंडक्ट सेक्रेटरी ऑडिट, यानी एक सीएस इन प्रैक्टिस ही कर सकता है। ठीक है, दिस अपॉइंटमेंट इज मेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एट देयर मीटिंग बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन। इस प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड अपॉइंट करेंगे। कैसे अपॉइंट करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया, कैसे अपॉइंट किया, बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। ठीक है, दिस अपॉइंटमेंट शुड बी प्रेफरेबली मेड इन द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। आपको इसका अपॉइंटमेंट जो है किसका, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का कब करना पड़ेगा, इन द बिगिनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आ जाओ। Thus, to make possible checking of compliances on continuous basis, the secretarial audit report should be prescribed format, यानी एक फॉर्म दिया गया है आपको MR3 जिसमें आपका सेक्रेटरियल ऑडिट किस तरीके से किया जाएगा ये दिया है। आपको अपना सेक्रेटरियल ऑडिट MR3 फॉर्म में सबमिट करना है। किसको सबमिट करना है, एंड बी अनेक्स्ड विथ बोर्ड्स रिपोर्ट। किसको सबमिट करना है, आरओसी को। ठीक है, अब हमने देख लिया हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। क्या होता है हमारा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, देखते हैं और हमारी सभा को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, अभी जा नहीं रहे, अभी ये पढ़ रहे हैं। बैठो। CFO is the officer of the company who is responsible for company's finance, यानी कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के फाइनेंस से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होंगी उनकी देखरेख कौन करेगा, उनकी देखरेख करेगा हमारा CFO। दिस एक्सटेंड्स टू फाइनेंशियल प्लानिंग। अब समझो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपका बर्थडे था, आपने क्या किया, आपने अपने दोस्तों को पार्टी दी। आपने ना ऐसा एस्टिमेट बनाया था कि यार हो सकता है मेरे को 2000 रुपए की पार्टी देनी पड़ जाए, कि यार 2000 रुपए तो लग ही जाएंगे। लेकिन आपने मम्मी से कितना लिया, आपने लिया 3000 रुपए। आपने क्या किया,
आपने फाइनेंस प्लानिंग की कि भाई 2000 का मैंने एस्टिमेट तो बनाया, लेकिन हो सकता है कि मुझे थोड़ा ज्यादा पैसा भी लग जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा ज्यादा पैसा अपने साथ रख लिया। या फिर एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि आप पहले ही पहुंच गए, आपने सारे मेन्यू कार्ड में देख लिया कि क्या क्या रेट्स हैं, उस रेट के हिसाब से आपने ऑर्डर दिया और आपका बिल आया 1950 रुपए। यानी ये क्या किया, ये भी आपने एक तरीके से फाइनेंस को प्लान किया, आपने अपने फाइनेंसेस को प्लान किया कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं इतना खर्च कर देता हूं तो मेरे पास प्रॉपर पैसे बचेंगे। तो इसको क्या कहते हैं, ये हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। इसी तरह से कंपनी के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग कौन करता है, मैनेजमेंट कौन करता है फाइनेंस का, फाइनेंशियल रिस्क कौन देखता है, भाई ये सारी चीजें रिकॉर्ड कौन करता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कौन बनाता है, ये हमारा सीएफओ बनाता है। ठीक है, सीएफओ हेल्प्स इन एनालाइजिंग एंड रिकॉग्नाइजिंग कंपनीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। भाई हमारे कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस किसको पता होती है, हमारे सीएफओ को पता होती है। दिस लीड्स टू टेक टाइमली करेक्टिव एक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू फाइनेंस ऑफ द कंपनी। फाइनेंस ऑफ द कंपनी को हमारे संभालेगा कौन, संभालेगा सीएफओ संभालेगा। कैसे कि भाई हमने देख लिया है कि हमारे कंपनी के फाइनेंस जो हैं वो थोड़े से वीक है, हमको हमारा कंपनी का फाइनेंस बचाना है, हमको कॉस्ट कटिंग करना है, हमको ये चीजों में इतना पैसा नहीं खर्च करना है। तो ऐसे वो क्या करता है, फाइनेंशियल प्लानिंग करता है कंपनी के लिए। द सीएफओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेजेंटिंग एंड रिपोर्टिंग एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द ऑफ द कंपनी। मेंटेन करके रखता है रिपोर्ट्स को, हमारी एक्यूरेट रिपोर्ट को, टाइमली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को क्या करता है वो कंपनी को बताता रहता है कि भाई हमारे फाइनेंशियल कंडीशन इस टाइम ऐसी है, इस टाइम ऐसी थी, आने वाले टाइम पे ऐसी होगी अगर ये किया तो। इनपुट्स बाय सीएफओ मेक्स द बेसिस ऑफ द बोर्ड रिपोर्ट। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी इनपुट्स ये देगा, कौन देगा, सीएफओ। ये सब हमारे बोर्ड रिपोर्ट का हिस्सा बनती है। ठीक है, सीएफओ इज अपॉइंटेड एज रेगुलर एम्प्लॉय इन द रोल ऑफ द कंपनी और मे बी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मेरी कंपनी को जरूरत है अभी कि मैं अपने कंपनी के फाइनेंसेस संभालूं, किसी और से नहीं संभाला जा रहा है, तो मैंने क्या किया, मैंने आउटसोर्स कर लिया, मैंने बुलवा लिया, मैंने बाहर से किसी सीएफओ को अपॉइंट कर लिया। ठीक है, सीएफओ नीड नॉट टू बी अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कोई जरूरत नहीं है, एम्प्लॉय भी हो सकता है। सीएफओ इज कंपल्सरीली रिक्वायर्ड टू साइन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। यानी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने चेक किए हुए हैं, ऑडिट किए हुए हैं, जो बिल्कुल करेक्ट हैं, ये कौन साइन करेगा, ये हमारा सीएफओ करेगा। ठीक है, यहां पे हमारी सभा की समाप्ति होती है फॉर नाउ, लेकिन हम फिर से मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा मीटिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन, पीस आउट एंड लव यू ऑल, बाय। चलो।